हे एवरीवन व्हाट्सअप, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। होप सो आप सभी लोगों की दिवाली एकदम बढ़िया रही हो। और चलिए अब शुरुआत करेंगे आज हम लोग इस अमेजिंग से सेशन की। मैं अगर बात करूं तो आज का हमारा सेशन नंबर 5B होने वाला है, जहां पे हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम लोग यूनिट 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। जी हमारा जो यूनिट नंबर 3 चल रहा था उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग आगे सारी चीजें देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं आपके साथ तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग माइनर्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रहे थे कि लॉ रिलेटिंग टू माइनर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और आज हम लोग यहाँ पे 6th वाले पॉइंट को सबसे पहले पढ़ेंगे। और ये 6th वाला पॉइंट क्या कहता है? 6th वाला पॉइंट यहाँ पे बात करता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन को लेके। किसको लेके बात करता है बोलिए? कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन को लेके। हाउ फार एनफोर्सेबल उसको लेके बातचीत यहाँ पे की जा रही है। सर कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन का मतलब क्या होता है, सुनना। जैसे मान लीजिए अगर कोई माइनर है बेटा, और माइनर की देखभाल करने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं है या उसके पेरेंट्स नहीं रहे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे केस के अंदर कोर्ट इसके लिए गार्डियन को अपॉइंट करती है। किसे अपॉइंट करती है बोलो? गार्डियन को अपॉइंट करती है, मतलब जो माइनर के पीछे देखभाल यहां पे करने वाला है। अब सवाल ये बनता है कि ये गार्डियन क्या माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? मतलब ये जो माइनर के बिहाफ में, मतलब माइनर के बिहाफ में गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है क्या, उसको लेके मैं बातचीत कर रहा हूं। तो इनका क्या कहना है, माइनर यहाँ पे गार्डियन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से? एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके और दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के अदर्स, है ना। एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने की बात है बेटा, तो यहाँ पे माइनर मतलब यहाँ पे गार्डियन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की बात है, तो अगर वो माइनर के फेवर में है तो कोर्ट के परमिशन से बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। सर कोर्ट के परमिशन से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हो, आप बेच सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को। वही अगर मैं बात करूं अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, तो यहां पे दो चीजें होती है। क्या वो बेनिफिट में है, क्या वो बेनिफिट में है, बेनिफिट्स उसके मिल रहे हैं क्या माइनर को, या हो सकता है वो बेनिफिट में ना हो करके। ठीक है, तो बेनिफिट में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो माइनर के बेनिफिट में है बेटा, तो क्या आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? यस सर, आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा देखिए, गार्डियन जो है वो दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, दूसरे अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट के परमिशन से आप कर सकते हो। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कोई बेनिफिट्स अपने को रिसीव हो रहे हैं क्या, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर बेनिफिट्स नहीं है तो क्या आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे क्या? नहीं दोस्तों, आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे when the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of minor, तो वो वैलिड होता है यहाँ पे। ठीक है, गार्डियन हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर फॉर परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेस नहीं कर सकता। बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय सर्टिफाइड गार्डियन ऑफ अ माइनर विद सैंक्शन ऑफ कोर्ट फॉर सेल ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी के लिए मतलब यहाँ पे परमिशन लगने वाली है कोर्ट की, तो कोर्ट की परमिशन से अगर आप करना चाहो तो क्या आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोर्ट अगर आपको मंजूरी दे, कोर्ट अगर आपको मंजूरी दे तो ऐसे केस के अंदर बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो सर माइनर की प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके अंदर चल जाता है। तो मैंने उसको बढ़िया से चार्ट में यहाँ पे कवर कर दिया। ये चार्ट पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को आपने कॉपी कर लेना है सभी के सभी लोगों ने। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर, यहाँ पे हमने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेस नहीं कर सकते, सेल कोर्ट के परमिशन से कर सकते हो। बेनिफिट्स रिसीव हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत की जा रही है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि माइनर को आप कोई चीज को स्पेसिफिकली करने के लिए नहीं बोल सकते। माइनर को आप ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा करिच करके, है ना, स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए आप माइनर को नहीं कह सकते, ऐसा इनका कहना है। मतलब सर माइनर को आप जोर जबरदस्ती किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए उसे बोला जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है बोलो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, नो इंसॉल्वेंसी, माइनर की कभी इंसॉल्वेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए बेटा इंसॉल्वेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है, आपकी लाइबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन असेट प्लस यू शुड बी अनेबल टू पे ड्यूज।
अब माइनर की ये जो पहली कंडीशन है, लाइबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन असेट, कभी ये होने ही नहीं वाली है, क्योंकि माइनर की लाइबिलिटी आती है नेसेसरीज के केस में, और वो भी ओनली अप टू दी प्रॉपर्टी। जितनी माइनर्स की प्रॉपर्टी है केवल और केवल उतनी ही यहाँ पे लाइबिलिटी आती है। उससे ज्यादा की लाइबिलिटी माइनर की होती है क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं होती। तो जब उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं होती तो पहली कंडीशन कभी ब्रीच होने ही नहीं वाली है, और जब कभी पहली कंडीशन ब्रीच ही नहीं होने वाली है तो ऐसे केस के अंदर माइनर कभी इंसॉल्वेंट बनने वाला है क्या? नहीं सर। फिर से सर, इंसॉल्वेंट बनने के लिए दो कंडीशंस लगती है। पहला, लाइबिलिटी एक पर्सन की ज्यादा होनी चाहिए असेट से। दूसरा, वो व्यक्ति अनेबल टू पे ड्यूज होना चाहिए। अब लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट। अब माइनर की लाइबिलिटी कब आती है? वैसे तो माइनर की कभी लाइबिलिटी नहीं आती, लेकिन अगर नेसेसरी की बात है तो माइनर की लाइबिलिटी आती है। तो नेसेसरीज के केस में माइनर की लाइबिलिटी होती है, लेकिन ओनली अप टू द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो माइनर की जितनी प्रॉपर्टी है ना बेटा, ओनली उतने वैल्यू तक नेसेसरी का क्लेम किया जा सकता है। उससे ज्यादा का कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। बस उसी चीज को लेके यहां पे बात की गई है। फिर सर बोला जा रहा है पार्टनरशिप। क्या बोला गया यहां पे? बोलो पार्टनरशिप। क्या माइनर को कोई पार्टनर बना सकता है क्या? नहीं सर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट जरूर किया जा सकता है। मतलब क्या? देखो, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? एडमिट कर सकते हो, केवल और केवल बेनिफिट्स के लिए। यानी कि क्या? यानी कि मैं ये कह रहा हूं, यहां पे समझना बात को। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अगर माइनर कोई है ना, समझना, अगर कोई माइनर है बेटा, तो माइनर को आप पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ, पार्टनरशिप में नुकसान हुआ, तो इस नुकसान को आप माइनर के साथ शेयर नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे पार्टनरशिप बोला जाता है। 10th वाले पॉइंट में, माइनर कैन बी एजेंट। आपने सुना है, मैं तेरा प्रिंसिपल तुम मेरा एजेंट। तो अगर कोई व्यक्ति प्रिंसिपल है और वो अपना किसी को एजेंट बनाना चाहता है ना, तो माइनर अगर चाहे तो एजेंट बन सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो, माइनर सर यहां पे एजेंट बन सकता है, लेकिन माइनर यहां पे जो भी डिसीजन लेगा एजेंट बनने के बाद, वो सारे डिसीजंस के लिए कौन लायबल होने वाला है? वो सारे डिसीजंस के लिए प्रिंसिपल यहां पे लायबल रहने वाला है। देखिए, in the absence of authority express or implied, an infant is not capable of binding his parent or अच्छा नहीं, sorry, a minor can act as an agent but he will not be liable to his principal for his acts। वो liable नहीं होता है, ठीक है। a minor can draw, deliver, endorse negotiable instrument without himself being liable। मतलब liable कौन होने वाला है सर? liable principal होने वाला है। बोलो, कौन liable होने वाला है सर? principal liable होने वाला है। बोलो, कौन liable होने वाला है सर? principal यहाँ पे liable रहने वाला है माइनर के एक्ट्स के लिए, ऐसा यहां पे कहना है। मुझे एक बात बताइए, माइनर क्या यहां पे पेरेंट या गार्डियन को यहां पे बाइंड करवा सकता है क्या? मतलब माइनर कुछ हरकतें करे और उसके पेरेंट्स या गार्डियन बाइंड हो जाए, क्या कहना है मेरा? देखो, माइनर सर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर के अपने गार्डियन या पेरेंट्स को, यहाँ पे गार्डियन या पेरेंट्स को बाउंड करवा सकता है क्या? तो मैं आपको जवाब देता हूं, नहीं सर, माइनर यहाँ पे अपने पेरेंट्स या गार्डियन को बाउंड नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन अगर माइनर यहाँ पे पेरेंट्स या गार्डियन का एजेंट बनके कुछ काम करता है, एजेंट बनके कुछ कामकाज करता है, तो ऐसे केस के अंदर फिर मैं कहूंगा कि माइनर यहाँ पे पेरेंट्स या गार्डियन को बाउंड करा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, अभी आप 18 साल के बाली उम्र के नीचे हो, आप समझिए बात को, आप मम्मी के साथ जा रहे हो, स्कूटर पे सामने खड़े रह के आप ऐसे जा रहे हो, अचानक से दुकान आती है, आप दौड़ के जाते हो दुकानदार के पास, कहते हो भैया भैया चिप्स का पैकेट दो करके। भैया बेटा ऐसे मम्मी की ओर देखता है, मम्मी अप्रूवल दे देती है, ठीक है दे दो करके छोटू को। तो अब इस चीज के लिए बाद में मम्मी मना नहीं कर सकती कि नहीं नहीं ऐसे कैसे 10 रुपए, बोले माइनर के एक्ट्स के लिए पेरेंट विल नॉट बी बाउंड, ऐसा नहीं होता है। भैया बोल सकते हैं कि माइनर आपका एजेंट बन के आया था, आपने जब ऐसा कहा ठीक है भैया जी दे दो चिप्स का पैकेट, तब मैंने चिप्स का पैकेट दिया, तब तक मैंने चिप्स का पैकेट नहीं दिया था। तो मैं कहूंगा यहाँ पे माइनर जिम्मेवार होता है क्या? हाँ सर, डेफिनेटली माइनर यहाँ पे जिम्मेवार होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या माइनर लायबल होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, माइनर यहाँ पे लायबल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। माइनर कब लायबल होगा? सॉरी, माइनर नहीं, उसके पेरेंट्स या गार्डियन कब बाइंड होंगे बेटा? जब माइनर एजेंट बन के गया है तब। वैसे वो लायबल होते हैं क्या? वैसे नहीं होते हैं। देखो, इन द एब्सेंस of authority express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian even for the necessaries. The parent will be held liable only when the child is acting as an agent for the पेरेंट्स।
तो जब ये एजेंट बन के जाते हैं केवल और केवल तब वो लायबल होने वाले हैं, बाकी केस के अंदर क्या वो लायबल होते हैं क्या? नहीं सर, बाकी केस में नहीं होते हैं। फिर देखो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट करके, अब मान लीजिए एक माइनर है और एक अडल्ट है, ठीक है, एक माइनर है और एक अडल्ट है, और ये दोनों मिलके जॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो थर्ड पर्सन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, लेकिन किससे करवा सकता है? केवल और केवल अडल्ट से एनफोर्स करवा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। वो माइनर से क्या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा पाएगा क्या? नहीं मित्रों, वो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो इन सच अ केस अडल्ट विल बी लायबल ऑन द ग्राउंड दैट द एंड नॉट द माइनर। अब देखो श्योरिटी फॉर माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन अडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर द माइनर देन अडल्ट इज लायबल टू थर्ड पार्टी एज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी इन थर्ड पार्टी। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में है, ठीक है। देखो यहां पे इसमें क्या कहना है, मान लीजिए एक बैंक है बेटा, एक माइनर जाता है बैंक के पास और कहता है मुझे लोन दे दो। बैंक इसे लोन देता है, लेकिन उस लोन के ऊपर गारंटी कौन देते हैं? उस लोन के ऊपर मैं गारंटी देता हूं। किसे गारंटी देता हूं? बैंक को मैं गारंटी देता हूं कि मैं क्या करूंगा, अगर यहां पे माइनर हो जाता है फेल, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे गारंटी देता हूं कि मैं आपको पे करूंगा पैसे। मैं क्या करूंगा बोलो जल्दी से? मैं बैंक को गारंटी देता हूं कि मैं आपको पे करूंगा पैसे। क्या करूंगा बोलो जल्दी से? मैं आपको पे करूंगा पैसे। इस बात का ध्यान रखना। अब ऐसी गारंटी मैंने दिया, अब कल चल के जब अमाउंट यहाँ पे ड्यू होता है ना, तो ये बैंक माइनर के पास नहीं जाने वाली है। बैंक सीधी किसके घर के दरवाजे खटखटाएंगे बोलिए? बैंक सीधे मेरे घर के दरवाजे खटखटाने वाली है। मतलब जिस व्यक्ति ने यहाँ पे गारंटी दिया है ना बेटा, उसकी मौत आई है। इस बात का ध्यान रखना। मतलब सर लोन लेने वाला अगर माइनर है तो गारंटी देने वाला व्यक्ति फंस जाता है, गारंटी देने वाला व्यक्ति फंस जाता है, गारंटी देने वाला व्यक्ति फंस जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो माइनर एज अ शेयर होल्डर, क्या माइनर यहां पे शेयर होल्डर बन सकता है क्या? तो मैं आपको एक बात बता दूं, माइनर यहां पे इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो माइनर शेयर्स को नहीं मतलब शेयर होल्डर नहीं बन सकता। लेकिन अगर माइनर चाहे तो अपने गार्डियन के थ्रू क्या कर सकता है? फुल्ली पेड अप शेयर्स, सभी लोग बोलना, फुल्ली पेड अप शेयर्स का ओनर बन सकता है क्या? यस सर, फुल्ली पेड अप शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता है, लेकिन पार्टली पेड अप शेयर्स माइनर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि माइनर की लाइबिलिटी नहीं आती। और पार्टली पेड अप शेयर्स में अमाउंट जितना अनपेड होता है उतने की लाइबिलिटी आती ही है। तो ऐसे केस के अंदर उतनी लाइबिलिटी आ पाएंगी क्या? नहीं सर। तो देखो यहाँ पे minor as shareholder, a minor being incompetent to contract cannot be shareholder of the company. If by mistake minor becomes a member, if by mistake he becomes a member, company resigned, कंपनी चाहे तो रिसाइंड का मतलब क्या होता है? कैंसल करना। कंपनी चाहे तो कैंसल कर सकती है बेटा ट्रांजैक्शन को और रिमूव कर सकती है नाम को फ्रॉम द रजिस्ट्रार। बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू इज लॉफुल गार्डियन मे बिकम शेयर होल्डर, लेकिन फुल्ली पेड अप शेयर्स है ना, गार्डियन के थ्रू वो फुल्ली पेड अप शेयर्स का यहाँ पे ओनर बन सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, फुल्ली पेड अप शेयर्स का यहाँ पे ओनर बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे लोग समझे क्या? बोलो बोलो फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से समझ गए। तो अपन ने क्या देखा बेटा? पूरे के पूरे माइनर के पॉइंट्स देखे। अब आखिरी में आता है माइनर का पॉइंट, जो आता है कौन सा? लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट्स करके। टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग डूइंग। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से? सिविल रॉन्ग डूइंग को बोला जाता है टॉर्ट्स, मतलब कुछ गलत करना, सिविली कुछ गलत करना। आओ मैं आपको एग्जांपल को समझ के मैं आपको चीजें समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं अगर बात करूं आपके साथ, यहां पे है ना बेटा मेरा घर है, समझो बात को। ये क्या है? ये मेरा घर है। मेरे घर के आगे ना एक स्विमिंग पूल मैंने बनाया। क्या बनाया बोलो जल्दी से? मेरे घर के आगे मैंने एक स्विमिंग पूल बनाया। अब मेरे घर के बाजू में ना किसका घर है? मेरे घर के बाजू में पीपी सर का घर है। और पीपी सर ने अपने घर के आगे क्या करके रखा है? अब पीपी सर ने अपने घर के आगे गार्डन लगा के रखा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गार्डन, हरा भरा गार्डन मस्त आपको नजर आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। अब मैंने जो यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया ना बेटा, तो ये स्विमिंग पूल में क्या हुआ? जब गड्ढा किया जमीन में तो कुछ गड्ढा अनपैक रह गया और वहां से पानी फ्लो होके पीपी सर के गार्डन में चला गया। और इतना पानी, उतना पानी, इतना पानी बह गया कि मैं क्या बताऊं अब आपको। पूरे के पूरे, समझना बात को, पूरा के पूरा जितने भी झाड़ थे ना, पूरे के पूरे झाड़ डेड हो गए। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के बेटा, पूरे के पूरे झाड़ यहाँ पे ना समझना सड़ चुके हैं, ठीक है, सड़ चुके हैं। पीपी सर क्रोधित हो जाते हैं। पीपी सर बोलते हैं
आईजी सर ये आपने क्या किया करके। पीपी सर बहुत ज्यादा गुस्से में, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यहाँ पे पीपी सर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। पीपी सर कहते हैं आईजी सर ये आपने क्या किया है करके, मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूं आपसे। देखो पीपी सर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हैं, ये आपने क्या किया, दिल से रे ये आपने क्या किया करके। पीपी सर मुझे कहते हैं, मैंने क्या किया, पानी है बेटा इधर उधर चले गया तो मेरी क्या गलती। पीपी सर का कहना है नहीं मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा। और पीपी सर कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ से, देखो आईजी सर ने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया, उस स्विमिंग पूल को अंदर गड्ढा था, मेरी मतलब उसके अंदर मेरे झाड़ खराब हो गए, आईजी सर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैं कहता हूं माय लॉर्ड आप सोच के देखिए, मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाया, मैंने मजदूरों को हायर किया था, मजदूरों ने यहां पे काम किया और उनसे गलती हुई तो मेरे हिसाब से वो जिम्मेवार होने चाहिए। माइलॉर्ड का क्या कहना था, माइलॉर्ड का कहना था सिंपल सी बात है, मजदूरों ने किसके इशारों पे काम किया। मैंने कहा मेरे। मजदूरों ने किसके लिए स्विमिंग पूल बनाएगा, मैंने कहा मेरे। स्विमिंग पूल के मजे कौन लेगा, मैंने कहा मैं। तो जिम्मेवार कौन होगा, मैंने कहा मैं नहीं, मैं क्यों नहीं। नो बट शट, एक बात का ध्यान रखना, कह दिया सो कह दिया, मतलब अब जिम्मेवार कौन होने वाला है, अब जिम्मेवार मैं रहने वाला हूं। क्यों, क्योंकि मेरे इशारों पे मजदूरों ने स्विमिंग पूल बनाया था और वहां से वाटर फ्लो के यहां पे क्या गया था, यहां पे पूरे प्लांट्स को खराब किया। ठीक है सर, इसे बोला जाता है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स करके। मतलब मेरी जो लाइबिलिटी आई ना, भले मैं माइनर होता यहाँ पे, मान लीजिए मैं 18 साल के नीचे वाला होता तो भी मैं इसके लिए जिम्मेवार होता। क्या, बिल्कुल सर, तो भी मैं इसके लिए जिम्मेवार होता। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, मान लो हमारे घर के बाजू से एक नदी जा रही थी, अचानक से नदी में एक सुनामी आ जाती है और पानी मेरे घर के ऊपर से जाके पीपी सर के गार्डन में जाके पीपी सर को खराब कर देता है, उनके गार्डन को। अब ऐसे केस के अंदर पीपी सर बोलते हैं फिर से आईजी सर आप ही जिम्मेवार हो, आपने बिल्डिंग ऊंची नहीं बनाई करके। अगर आप बिल्डिंग ऊंची बनाते तो पानी वही नड़ जाता और वही गिर जाता, अब आपकी गलती है। मुझे बोला जाता है कि अगेन मेरी गलती, मैं कहूं ये क्या बात हो गई, ये तो गजब ही हो गया करके, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ऐसे केस के अंदर समझिए बात को, कोर्ट का कहना है पीपी सर थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है आपका, मतलब बहुत ही हो गया करके, अब है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में पूरी बातचीत की गई है क्या, यस सर, उसके बारे में पूरी बातचीत यहाँ पे की जा रही है। तो हमने क्या बोला, सारे लोग बताएंगे सर, हमने यहाँ पे बात किया टॉर्ट को लेके। टॉर्ट क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग डूइंग वाली बात होती है। माइनर इसके लिए लायबल होता है क्या, इन टॉर्ट, अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉर्ट इन रियलिटी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बात कुछ और है, अदरवाइज हम लोग क्या कहेंगे, कौन जिम्मेवार होता है सर, अदरवाइज यहाँ पे माइनर जिम्मेवार है क्या, हाँ सर, माइनर यहाँ पे जिम्मेवार होता है टॉर्ट्स के लिए। किसके लिए, सिविल रॉन्ग डूइंग के लिए, टॉर्ट्स के लिए माइनर की लायबिलिटी आती है क्या, कह दो ना मुझे, हाँ सर, माइनर की लायबिलिटी टॉर्ट्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आती है। सारे लोग इस बात को समझे क्या, सभी लोग बोलो ना फटाफट जल्दी से, क्या बात को आप समझ गए क्या। तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलता हूं। सारे लोग बोलेंगे समझ में आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, है ना, यस सर। चलो आगे बढ़े क्या, सभी लोग बोलो फटाफट आगे बढ़े क्या। आओ चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलता हूं। नेक्स्ट वाले पॉइंट को आप समझना, यहां पे अपने क्या कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, पूरे माइनर से रिलेटेड अपने पूरे पॉइंट्स यहां पे हो जाते हैं समाप्त। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अब देखिए यहां पे सर बात क्या की जा रही है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पर्सन ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आओ ध्यान दो। मैं आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ किसके बारे में, मैं यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ दीपक के बारे में। बोलो किसके बारे में, दीपक के बारे में। ठीक है, ये जो दीपक है ना बेटा, ये मान लो दीपक, यहाँ पे दीपक का है ना ब्रेकअप हो जाता है। दीपक का क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है बेटा। किसके साथ, समझिए बात को, दीपिका के साथ दीपक का ब्रेकअप हो जाता है। बिकॉज दीपिका का कहना है कि इन माई माइंड आई एम कमिटेड टू दीपक, बट, है ना। चलिए अब ऐसे केस के अंदर यहाँ पे दीपक का क्या हो जाता है, सभी लोग बोलेंगे ब्रेकअप हो जाता है मित्रों। ओके सर, दीपक का ब्रेकअप हो गया। अब ऐसे केस के अंदर ये जो आदित्य है ना बेटा, ये आदित्य दीपक का दोस्त है। ठीक है, आदित्य जो है दीपक का दोस्त है। ये आदित्य क्या करता है, बोलता है मम्मी से कि मम्मी थोड़ा दीपक को है ना परेशानी है करके, शायद बीमार है, मैं आता हूँ थोड़ा उसको देख के करके। अब दीपक तो हॉस्टल में रहता है, तो आदित्य निकल पड़ता है अपने गाड़ी पे दीपक से मिलने। रास्ते में वो रुकता
है और दीपक के लिए बोतल खरीदता है पानी की, क्योंकि रो रो के दीपक ने हाल बेहाल कर दिया था, तो डिहाइड्रेट हो चुका था। तो ऐसे केस के अंदर पानी की बोतल खरीदता है और दीपक से मिलने चले आता है। फिर दीपक से कहता है, दीपक लेना पानी तो पी करके, इतना मत रो रहे। दीपक यहाँ पे ऐसे बोतल कहता है, अब भी मैं पानी ही पीऊं करके, और पता नहीं क्या निकालता है, कांच की बोतल में रंग बिरंगा पानी था और उसको पीते रहता है करके। आदित्य को समझ नहीं आ रहा, आदित्य को लग रहा है, लगता है शायद आजकल कोक ने कोई नया ब्रांड निकाला है, आई थिंक सो, वो आजकल कांच की बोतल में भी देते हैं करके, है ना। वैसे वो पहले भी देते थे, लेकिन अब कांच की बोतल घर लाने देते, ऐसा आदित्य को लग रहा था। आदित्य बेचारा बोला। अब इसमें होता क्या है, समझना बात को। अब कुछ समय बाद दीपक ने सुध-बुध खोई है कोई, मैंने, अब दीपक यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सुध-बुध खो दिया है। आदित्य को यह बात समझ चुकी है कि दीपक जो पिया वो कोल्ड ड्रिंक नहीं था, वो कुछ और था, वो कलर वाटर था, रंग बिरंगा पानी था, कुछ तो बात थी उसमें जिसके कारण अब दीपक को चीजें समझ नहीं रही है। आदित्य एक स्टैम्प पेपर निकालता है और लिखता है उसके अंदर कि आई दीपक कॉन्ट्रैक्ट विद आदित्य टू पे माई आईफोन टू हिम एंड ही विल पे मी 5,000 रुपीज करके, है ना, टू गिव एन आईफोन टू हिम एंड ही विल पे मी 5,000 रुपीज। अब 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आईफोन देने का। दीपक का जो लेटेस्ट आईफोन था, आईफोन 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा, है ना, समझना बात को, उसको 5,000 रुपए बेचने का यहाँ पे आदित्य को ही आ गया। अब ऐसे केस के अंदर क्या कर दिया जाता है, अगले दिन जब दीपक की नींद खुलती है, दीपक फोन को चेक करता है, आदित्य वहां पे फोन चला रहा है। दीपक कहता है, यार आदित्य तूने मेरे जैसा फोन कब ले लिया। आदित्य कहता है, कल रात को ही खरीदा है, तुझसे ही खरीदा है, देख तेरे को जीपे का मैसेज भी आऊंगा 5,000 का, ये देख तूने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मुझे आप एक बात बताइए बेटा, दीपक जिस स्थिति में था उस समय, वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ चल क्या रहा है, वो समझे ना, वो इस गम से उबर नहीं पा रहा था कि आखिर दीपिका ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे क्यों किया करके। अब ऐसे केस में आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार कर देना चाहिए? आपकी अंतरात्मा से पूछिए बेटा, खुद अपनी अंतरात्मा से पूछो कि ऐसा किसी के साथ हो। आपकी अंतरात्मा जवाब देंगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और बस लॉ ने भी वही जवाब दिया। लॉ ने कहा कि जब कोई पर्सन है बेटा और वो साउंड माइंड में नहीं है, वो अभी स्थितियों को समझने के हालत में नहीं है, आप उनके साथ दनादन कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते भी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। मतलब ही क्या सर, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता भी है, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता भी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट में को मैं वॉइड नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा बोलो? इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड नाम दूंगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं वॉइड नाम दूंगा। सभी लोग बोलेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नाम देंगे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो? क्या बोलते नहीं मुझे आप लोग, सभी लोग बोलो ना हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं करके, है ना। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने सर ये कह दिया आप लोगों के साथ कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वॉइड नाम देंगे, उसे वॉइड माना जाता है, उसे हम लोग वॉइड कहते हैं, वॉइड कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही वाज मेकिंग इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट। मतलब सही से जजमेंट यहाँ पे बना पाए एज टू इफेक्ट्स अपॉन द इंटरेस्ट करके, ठीक है। ओके सर, अब देखो क्या बोला जा रहा है। अब मान लीजिए बेटा कोई पर्सन है यहाँ पे, है ना, कोई पर्सन है जो क्या रहता है, जो यूजुअली अनसाउंड माइंड में रहता है, जो यूजुअली अनसाउंड माइंड में रहता है, यूजुअली अनसाउंड माइंड में रहता है, लेकिन कभी कभार यानी कि समटाइम्स वो होता है साउंड, कभी कभार वो साउंड माइंड, दिवाली, दशहरा, होली वगैरह को वो साउंड माइंड का होता है और बाकी समय समझना बात को वो अपनी धुन में रहता है। तो ऐसे केस में समटाइम्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो साउंड माइंड का है, तो वो एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड में किया जाता है। वही अगर कोई पर्सन है बेटा जो यूजुअली तो साउंड माइंड का होता है, लेकिन दशहरा दिवाली के समय इन्हें अलग ही मजा आता है, न्यू ईयर के समय इन्हें अलग ही मजा आता है, मतलब समटाइम्स वो क्या होते हैं, समटाइम्स वो अनसाउंड माइंड के होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जब वो अनसाउंड माइंड के हो रहे हैं, मैं कहूंगा इस समय के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं और इस समय के कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं? इस समय के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाते हैं।
आप समझ रहे बात को जो मैं कह रहा हूं? मेरा ये कहना है कि कभी कभार अगर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कभी कभार वो होते हैं अच्छे और यूजुअली वो बेकार ही रहते हैं, तो जिस समय वो बेकार है, मतलब देखो कहानी का तात्पर्य क्या है, अगर जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप साउंड माइंड के हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप अनसाउंड माइंड के हो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बस इतना कहना है और कुछ भी नहीं कहना। क्या आप बात को समझे? सारे लोग बोलो। तो आपको स्थिति देखना है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय की आपको स्थिति देखना है कि स्थिति कैसी है, क्या सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है, क्या समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, उसके टर्म्स को, वैलिड है, नहीं समझ पा रहा है वॉइड है, नहीं समझ पा रहा है वॉइड है, नहीं समझ पा रहा है वॉइड है। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। सारे लोग बताएंगे मुझे, है ना? यस सर। तो देखो, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड, तो ये मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड। तो जब वो व्यक्ति साउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और उसके नीचे का देख लो, एग्जैक्ट अपोजिट है क्या? यस सर, एग्जैक्ट अपोजिट। चलो चले आगे, बोलो जल्दी से, आ जाइए। अब देखो, अब मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्संस के बारे में। मैं बात करूंगा किसके बारे में बात करूंगा? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्संस के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्वालिफाइड पर्सन के बारे में, किसके बारे में? बोलो। डिस्क्वालिफाइड पर्सन के बारे में बात करेंगे। डिस्क्वालिफाइड पर्सन से रिलेटेड चर्चा करेंगे। सर, डिस्क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो इनकम्पिटेंट होता है। क्या होता है? बोलो जल्दी से। सर, ऐसा व्यक्ति जो इनकम्पिटेंट होता है उसे बोला जाता है, वो व्यक्ति माना जाता है डिस्क्वालिफाइड। इसको इनकम्पिटेंट करता कौन है? लॉ इसको मना करता है, लॉ इसको इनकम्पिटेंट बनाता है। मतलब उसके औकात की बात नहीं होती है। इनकम्पिटेंट का सिंपल सा अर्थ है कि वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कुछ स्पेसिफाइड रीजंस के कारण। कभी कभार कोई पॉलिटिकल स्टेटस के कारण हो सकता है, कभी कभार कोई कॉर्पोरेट स्टेटस के कारण हो सकता है, कोई लीगल स्टेटस हो सकता है। ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट्स या इंसॉल्वेंट। पहली बात करूंगा फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स के बारे में। ये वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे देश के होते हैं और ये भारत में आके बसते हैं, क्योंकि उनके देश के लोग जो इंडिया में काम करते हैं, अगर उन्हें कुछ तकलीफ होती है तो वो उनकी मदद कर पाए करके, है ना। यूजुअली ये लोग दिल्ली में रहते हैं। अब ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को अलाउड नहीं होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं ये लोग इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मतलब ये लोग इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरा होता है एलियन एनिमी। कौन सा होता है? बोलो। एलियन एनिमी। अगर कोई लोग है बेटा, आप समझना बात को, यहाँ पे अगर कोई पर्सन है और वो एलियन एनिमी, मतलब अगर वो यहाँ पे मान लीजिए किसी कंट्री के साथ, इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है, वॉर हो जाता है, तो पाकिस्तान के जितने भी लोग होते हैं ना, वो क्या ट्रीट किए जाते हैं? वो एलियन एनिमी बोले जाते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान वाले लोग क्या एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर कॉन्विक्ट्स की मैं बात करूंगा। कॉन्विक्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रूव्ड गिल्टी। क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी से। प्रूव्ड गिल्टी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ यहां पे, कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है? कोर्ट ऑफ लॉ यहां पे गिल्टी करार करता है, सामने वाले को कहता है तू तो फ्रॉड है, तू तो फ्रॉड है, तू तो फ्रॉड है। ऐसे केस के अंदर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है, कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या यहां पे एनफोर्स कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट बना
बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। और इंस्टॉलमेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका दिवाला निकल चुका है वो व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन इस कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब क्या, यहां पे लॉ ने कुछ लोगों को इनएलिजिबल मान लिया है कि ये व्यक्ति तो कॉन्ट्रैक्ट करच नहीं सकते, ये व्यक्ति तो चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में यहां पे बातचीत हो रही है। सारे लोग इस बात को समझे, बोलो 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 जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझे क्या? है ना, फटाफट गो थ्रू करेंगे, एक बार जल्दी से गो थ्रू करो। चलो चले क्या, आगे बढ़े क्या? फटाफट जल्दी से बोल देंगे सारे लोग। यस, आ जाओ, देखो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा आपके साथ सेक्शन नंबर 13 से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे बात करता है कंसेंट को लेके। कंसेंट का अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था। कंसेंट का मतलब होता है एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। मतलब क्या, अगर मैं आपको मान लीजिए ये नोज फोन बेचना चाहता हूँ 5,000 रुपए का, तो आपने भी इस फोन को 5,000 रुपए में खरीदना चाहिए, या आपकी भी इच्छा होनी चाहिए इस फोन को 5,000 खरीदने की। मतलब मैं जो कह रहा हूं और आप जो यहाँ पे कह रहे हैं, हम लोग एक चीज सोचना चाहिए, एक बातों के ऊपर मीटिंग ऑफ माइंड अपना होना चाहिए। उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है कंसेंट होना। क्या होना? बोलो जल्दी से। कंसेंट होना। तो 2 or more persons are said to be in a consent when they agree upon the same thing in a same sense। जब जो मैं आपसे कह रहा हूं और जो आप सोच रहे हो या जो आप सुन रहे हो अगर सेम सेंस में हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसे कंसेंट बोला जाता है। कंसेंट फ्री कब कहलाया जाता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय CUFM। क्या बोला यहां पे? बोलो, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय CUFM, मतलब कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर नहीं हो आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो बोला जाता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। क्या बोला जाता है? बोलो, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। यहां पे बोला जाता है अगर वो कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होता है तो कंसेंट को फ्री बोला जाता है। अब एक एक पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर व्हाट इज मेंट बाय कोवर्जन? सेक्शन नंबर 15 यहां पे आपके साथ बात करता है, कोवर्जन को लेके चर्चा करता है या कोवर्जन्स को लेके यहाँ पे बातचीत करता है। सर ये कोवर्जन का क्या कहना है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कोवर्जन का बहुत ही आसान सा कहना है, आओ मैं पहले आपको समझा देता हूं एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको पढ़वा दूंगा। तो देखो, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर क्या करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे फिजिकल हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है या फिजिकल हार्म पहुंचाता है और सामने वाले व्यक्ति को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देता है, तो इसे कोवर्जन का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक व्यक्ति ने गन रख दिया, एक व्यक्ति ने यहाँ पे बंदूक चाकू रख दिया, यहाँ पे बंदूक रख दिया, मतलब वो कोई ना कोई फिजिकल हार्म पहुंचाना चाहता है पर्सन को। या मान लीजिए हो सकता है इस पर्सन के बेटे को, बेटी को, किसी को भी क्या कर लिया, बेटे या बेटी किसी को भी किडनैप कर लिया, है ना, समझना आप बात को। मान लो बीवी को किडनैप कर लिया, फिर वो बोल रहा है ठीक है यार लेके चले आपको टेंशन। तो अब ऐसे केस के अंदर समझिए, मेरा ये कहना है कि पर्सन या उसके प्रॉपर्टी को अगर वो फिजिकल हार्म
पहुंचाता है एक व्यक्ति ताकि सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो इसे बोला जाता है सर कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किससे किया जा रहा है? क्योंकि ये कोवर्जन से हो रहा है। किससे हो रहा है? बोलो जल्दी से। कोवर्जन से हो रहा है। सर वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब होता है कि पर्सन टू के पास ऑप्शन आता है। क्या आता है? बोलो। पर्सन टू के पास ऑप्शन आता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, ऐसा यहां पे ऑप्शन आता है एक टाइम फ्रेम के अंदर, रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये होता है सर कोवर्जन की बारी। तो देखो, कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, the lawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with an intention of causing any person to enter into an agreement। तो सामने वाले के ऊपर क्या करना सर? सामने वाले के ऊपर फिजिकल हार्म करना। क्या करना? बोलो। सामने वाले के ऊपर फिजिकल हार्म करना, ताकि आप उसको क्या करो? ताकि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराओ। क्या करो? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराओ। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे कोवर्जन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बोलो। कोवर्जन। सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोवर्जन? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जिसके कंसेंट की आपने बजाई है। मतलब मैं कहूंगा कि ये पार्टी टू जिसके कंसेंट की आपने ऐसी तैसी की है, वो उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, कि मतलब वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना। पर्सन वन कुछ कर सकता है क्या? वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड, रेसेशन का मतलब होता है रिसाइंड करना, कैंसिल करना, बराबर। और पार्टी रिसाइंड करेंगे और जो भी बेनिफिट इनको मिले होंगे ना, एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बेनिफिट भी रिस्टोर करा लेगा, वो बेनिफिट भी वापस करने बोल देगा। क्या? हाँ सर, वो बेनिफिट को भी वापस करने के लिए बोल सकता है। बेनिफिट को भी वो बोल सकता है ठीक है वापस कर लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता कि 5,000 रुपए में इसने फोन खरीद लिया और पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करता है, तो पर्सन टू क्या बोल सकता है? पर्सन टू बोल सकता है मुझे मेरा फोन दो, मैं तुम्हें अपने 5,000 रुपए जो तुमने मुझे दिए थे ना, मैं वो वापस करता हूं करके। इसे बोला जाता है रिस्टोरेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बोलो। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का नाम इसे दिया जाता है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, पर्सन टू मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो अगर आप कोर्जन के अंदर कोई भी यहाँ पे थिंग भी आप ट्रांसफर करते हो, मनी भी आप ट्रांसफर करते हो, तो क्या वो भी आपको रिस्टोर करना होता है? क्या? यस सर, वो भी अपने को रिस्टोर करना होता है, यानी कि वो भी अपने को वापस करना होता है, वापस करना होता है, और वापस करना होता है वो वाली चीज भी। बराबर है क्या? सारे लोग बोलो जल्दी से, बराबर है क्या? फटाफट कोर्जन गो थ्रू करेंगे। कोर्जन अपना यहाँ पे फिनिश होता हुआ, जल्दी से कोर्जन को गो थ्रू करो। चलो आगे बढ़े क्या? आओ।
अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेके बात करेंगे। यहाँ पे कौन सी चीज को लेके बात करेंगे, बोलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 16 यहाँ पे बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेके। ठीक है, चलो देखो सर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। सारे लोग बोलेंगे सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, जरा बताइए तो फटाफट। आओ एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताता हूं। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दो पार्टीज होती है बेटा, पार्टी 1 पार्टी 2। जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी है ना, वो समझना बात को, वो डोमिनेंट पार्टी कहलाई जाती है, डीपी कहलाई जाती है, डोमिनेंट पार्टी। और जो पार्टी 2 है ना बेटा, ये होती है वीकर पार्टी। क्या होती है बोलो जल्दी से, वीकर पार्टी। अब डोमिनेंट पार्टी जो है ना, पार्टी 1 है, ये पार्टी 2 के ऊपर क्या कर सकती है, पार्टी 2 को कंट्रोल करती है। क्या करती है बोलो, कंट्रोल करती है, मेंटली कंट्रोल करती है। क्या करती है बोलो, मेंटली कंट्रोल करती है। देखो जब व्यक्ति फिजिकल डैमेज पहुंचाए तो कोवर्जन बोला जाता है, लेकिन जब एक पार्टी मेंटली मतलब अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा के सामने वाले वीकर पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लगाती है, तो उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला, सभी लोग बोलो ना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसे सर हम लोग कहते हैं, अरे बोलते नहीं आप लोग, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। मतलब अपने इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाना, उसे बोला जाता है यहाँ पे क्या, उसे बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। तो मेंटली कंट्रोल करना, इन माय माइंड ही वाज कमिटेड टू। अब ऐसे केस के अंदर समझना इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं सभी। देखो मान लो यहाँ पे एक है बेटा टीचर, ठीक है, एक है टीचर और इधर है स्टूडेंट करके, है ना। अब ऐसे केस के अंदर अब यहाँ पे टीचर होता है डोमिनेंट पार्टी के ऊपर, मतलब टीचर जो कहता है स्टूडेंट को सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता था, पहले ऐसा सुनना पड़ता था, आजकल तो खैर चलो। तो अब ऐसे केस के अंदर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो टीचर ने बोला स्टूडेंट से कि तुमने ये जो नई कार खरीदी है ना, वो मुझे 5,000 रुपए में बेचो। अब स्टूडेंट ने कह दिया, जो सर ने कह दिया वो कह दिया, सर का कहना पत्थर की लकीर। अब ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट क्या करता है, 5,000 रुपए में इस प्रॉपर्टी को बेच देता है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं टीचर ने, बताइए ना मुझे सर, ये जो टीचर ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा के दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा लेके, डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा लेके एंटर करवाया है, ताकि सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो ऐसे केस में बोला जाता है इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ये जो पर्सन 2 है ना, इसके पास ऑप्शन होता है, अगर ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो चुका है। बोलो क्या हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइडेबल हो चुका है। और यहाँ पे जो पर्सन 2 है, मतलब यहाँ पे क्या है बताओ ना, पर्सन 2 जो है ना, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। बस उसी को लेके बातचीत मित्रों की जा रही है। देखिए यहाँ पे a contract is said to be induced by undue influence when the relation existing between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of another and he uses that position to obtain unfair advantage of the other। मतलब एक पार्टी यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में होती है कि अगर वो चाहे तो दूसरे पार्टी के विल को, विल का मतलब होता है दूसरे पार्टी के मन को, दूसरे पार्टी के मन को, दूसरे पार्टी के मन को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। बोलो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। A person is deemed to be in the position to obtain the will of another। तो कब एक पर्सन को डोमिनेंट पोजीशन में मान लिया जाता है, डीम्ड मान लिया जाता है, उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहला, जब एक व्यक्ति होल्ड करता है रियल या अपरेंट अथॉरिटी दूसरे के ऊपर, जैसे मास्टर और उसका नौकर, तो मास्टर हमेशा यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में माना जाता है और जो नौकर है वो हमेशा यहाँ पे क्या माना जाता है, वीकर पोजीशन में। जैसे डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग या सुपीरियर या डोमिनेंट पोजीशन में माना जाता है और पेशेंट वीकर पोजीशन में। तो जब एक व्यक्ति होल्ड करते हैं रियल या अपरेंट अथॉरिटी किसी दूसरे के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे मतलब ये डीम्ड मान लिया जाता है कि जिसके पास रियल या अपरेंट अथॉरिटी है वो डोमिनेंट पोजीशन में मानते हैं। दूसरा,
जब कोई व्यक्ति फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में यहां पे होता है, मतलब क्या, ऐसा रिलेशन जहां पे क्या होता है, बोलिए सर, जहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है, जैसे लॉयर और उसका क्लाइंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसका क्लाइंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बात कहता है, क्लाइंट वो बात को मानता है। तो मैं कहूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, क्लाइंट एक वीकर पोजीशन में यहां पे आ जाता है। मेंटल डिस्ट्रेस, अब ये क्या हुआ, सेकंड वाला पॉइंट का आंसर हुआ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हुआ। क्या हुआ, बोलो जल्दी से, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हुआ। क्या हुआ, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हुआ। तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है सर, जब एक सामने वाला पर्सन है, उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररीली या परमानेंटली अगर अफेक्ट हो चुकी है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। सामने एक पर्सन है जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररीली अफेक्ट हो चुकी है, और आप ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सामने वाली पार्टी वीकर पोजीशन में होती है, और आप जो होते हो बेटा, आप कौन से पोजीशन में होते हो, आप सुपीरियर पोजीशन में होते हो। कौन से पोजीशन में होते हो, बोलो, आप सुपीरियर पोजीशन में माने जाते हो। कौन से पोजीशन में, बोलो, सुपीरियर पोजीशन में आप माने जाते हो। क्या, यस सर, आप सुपीरियर पोजीशन में यहां पे माने जाते हैं। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? क्या, यस सर, एकदम बढ़िया से समझे। तो मेंटल डिस्ट्रेस मतलब ऐसी पार्टी जिसका मेंटल थोड़ा सा अफेक्ट हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि दूसरी पार्टी जो नॉर्मल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मानी जाती है। और दूसरा ये, फिर उसके बाद होता है अनकॉग्नाइजेबल बार्गेन। अनकॉग्नाइजेबल बार्गेन का मतलब क्या होता है, जहां पे एक पार्टी जो है वो अनशन बार्गेन करती है, बहुत ही ज्यादा आपने बार्गेन किसी के साथ कर लिया है, तो जिस पार्टी के साथ आपने एकदम अनफेयर बार्गेन किया है वो वीकर पार्टी मानी जाती है। और जो पार्टी दूसरी ओर होती है उसे क्या मांगा जाता है, बोलो, उसे हम लोग मान लेते हैं कि ये कौन से पोजीशन में है, ये डोमिनेंट पोजीशन में। याद आ रहा है आपको, अपन ने कुछ तो भी पढ़ा था, अनफेयर बार्गेन्स वगैरह भी होता है कंसिडरेशन के चैप्टर में, कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट करके, लेकिन उसमें लिखा गया था कि अगर अदर पार्टी ये करती है, ब्लेम करती है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं था और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, ऐसा अपन लोग मान लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब सर सवाल उठता है कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आता है डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर, डोमिनेंट पार्टी वाली जो है ना, उसके ऊपर आता है कि उसने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया और सामने वाले व्यक्ति को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कराया, ऐसे उसे प्रूफ करना होता है। तो डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी क्या करेगा, प्रूफ करेगा। बोलो, डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी क्या करेगा, प्रूफ करेगा। कोर्ट अगर चाहे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है। क्या, हाँ, और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कर सकता है जो कोर्ट को ठीक लगते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, जो कोर्ट को ठीक लगते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी वो रख सकता है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी वो अपनी विशेषताएं यहाँ पे या वो सारी चीजें रख सकता है कि जो उसको जस्ट लगे, जो उसको फेयर लगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल रख सकता है, ठीक है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आने वाला है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा हमेशा डोमिनेंट पार्टी के ऊपर आता है। और दूसरा क्या बोला, कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे टर्म्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को अलग करवा सकता है जो उसको ठीक लगते हैं, जो उसको फेयर लगते हैं, वैसे टर्म्स के आधार पर, वैसे बेसिस पर क्या वो अलग करवा सकता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो यहाँ पे अलग करवा सकता है, उसमें कोई बातचीत है क्या, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझ गए क्या आप बात को, फटाफट बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे? क्या, यस सर। तो आज यहाँ पे अपना पार्ट बी होता है समाप्त बेटा, ध्यान रखना, जो अपना पार्ट बी है ना, ये पार्ट बी अपना यहाँ पे होता है फिनिश। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 6 के अंदर। कल हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ओके सर, परफेक्ट है। कल का हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है ना, ये लेक्चर नंबर 6 थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। ये कल का लेक्चर नंबर 6 हमारा सुबह 10 AM को रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। कल 10 AM मेरा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है, इतना आप सभी लोग फैला देना, सभी लोग एक दूसरे को बता देना कि कल हमारा लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे रहने वाला है। हो सके तो कल मैं शाम में लेक्चर नंबर 7 भी रखवा लूंगा, ताकि क्या हो, जो हमारा यहाँ पे जो अभी 1-2 दिन का थोड़ा सा दिवाली के कारण जो गैप आया था, हम उसको क्या कर ले, हम उसको कवर अप कर ले। इसलिए हम लोग 1-2 लेक्चर्स अभी 1-2 दिन खींच के फिर उसको रेगुलराइज कर लेंगे हमारे इसमें, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए सारी चीजें, है ना। तो चलो कल मिलते हैं, कल सुबह 10 बजे के क्लास में। कल सुबह सभी लोग आ जाइएगा, सभी दोस्तों को फैला दीजिएगा, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपको अगर ये बुक को बाय करना है तो आप यहाँ पे igsir.in के ऊपर जा सकते हैं और आप ये समरी बुक और क्वेश्चन बैंक को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मेरी जितनी भी क्लासेस है, सीए फाउंडेशन की, सीए इंटरमीडिएट लॉ, सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, ये आपको
आपको ultimateca.com के ऊपर मिल जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ultimateca.com के ऊपर विजिट करना है बेटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बाय कोर्सेस के अंदर आपको यहाँ पे सारी चीजें नजर आ जाती है, ठीक है। तो जो भी एक मिनट रुको, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोर्सेज जो है इसके अंदर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर सब होता है। तो आप जैसे सीए फाउंडेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको, अच्छा है खास बात क्या है, अब आपको चाहिए तो आप सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मतलब आपको लॉ पढ़ना है तो सिर्फ आप लॉ पढ़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है गूगल ड्राइव का और दूसरा होता है बेटा लाइव ऑप्शन। तो गूगल ड्राइव में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं और जो लाइव वाला ऑप्शन है उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलता है। दोनों में आपको 3 व्यूज मिलते हैं। रिकॉर्डेड रहा तो पूरे के पूरे 3 व्यूज आपके रहेंगे। जैसे 60 मिनट्स का अगर लेक्चर है तो 180 मिनट तक, 100 मिनट का लेक्चर है तो 300 मिनट तक आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। लाइव वाले केस में लाइव का एक व्यू काउंट किया जाता है और बाकी व्यूज यहाँ पे मिलते हैं आपको, 2 व्यूज बाकी आपको मिलते हैं। मतलब 60 मिनट्स का लेक्चर है तो आप उसको लाइव देख सकते हो और उसके बाद 120 मिनट तक आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कोई पॉइंट ऑफ, और मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इनफ है। और अगर आपको कभी लगा तो हम आपको व्यूज बैकएंड से बढ़ा के दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलेंगे कल लेक्चर नंबर 6 के अंदर, कितने बजे? कल सुबह शार्प 10 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।